तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका आज क्लास के अंदर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, आपका कोई भी सपना है, अगर आप 2025 में कोई गवर्नमेंट एग्जाम पास करना चाहते हो तो भाई पहले तो बढ़िया बात यह है कि 8th पे कमीशन को लागू करने की बात को यस कर दिया गया और 8th पे कमीशन में यह कहा गया है कि लगभग जो सैलरीज हैं, सैलरी हाइक हो जाएगी और 185% के आसपास लोगों की सैलरी बढ़ेगी। यानी कि अभी जो 1.2 करोड़ लोग सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे, उनकी ज्वाइन करने के बाद 2026 में जो उनकी सैलरी रिवाइज हो जाएगी, वो सैलरी बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया होने वाली है। यानी कि अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम निकाल देते हो तो भाई जरा सोच लो कि सैलरी क्या बढ़िया मिलेगी, मजे ही मजे, है ना भाई। तो यही मोटिवेशन माइंड में रखो और 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा 2026 के बाद, तो एग्जाम निकालो 2026 के बाद तो भैया पैसा ही पैसा है कि नहीं। चलिए, तो इसी के साथ साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे फिर से, और आज क्लास के एंड में मैं आपको एक टॉपिक कराने वाला हूं। टॉपिक का नाम है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। वही कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा, वही कराऊंगा बेटा जो एग्जाम में आएगा, है ना भैया। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे और यह रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुसलमानों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया था? कि इनमें से ऐसा कौन सा सेशन हुआ जिस सेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया? देखो, अब जब हम किसी से शादी करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, तो उसकी अच्छाई के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी अपना लेते हैं। जब 1916 के सेशन में, जब 1916 के लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गई भाई? दोस्ती हो गई। तो उसकी दोस्ती का मतलब यही है कि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट वाले पॉइंट को अपना लिया था कि वी आर हैप्पी विद इट। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। ठीक है। 1916 के लखनऊ सेशन में दो काम हुए थे, एक नरम दल, गरम दल, दोनों आपस में दोस्त बन गए थे और हिंदू मुसलमान आपस में दोस्त बन गए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। झेलम और चेनाब के बीच में, झेलम और चेनाब के बीच में, जो कि दोनों सिंधु की सहायक नदियां हैं, इनके बीच में, इन चारों में से किसका शासनकाल था? इन दोनों के बीच में, वेरी गुड पॉइंट बालवीर, कि लखनऊ सेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी, यानी कि एसी मजूमदार जी। वेरी गुड। इसका आंसर तो बेटा क्या आंसर होगा सर? राइट आंसर इज पोरस। राइट आंसर इज राजा पोरस इज द करेक्ट आंसर। राजा पोरस इज द करेक्ट आंसर। पोरस 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 4th सेंचुरी में, झेलम और चेनाब के बीच में जो एरिया है उसके शासक थे। जिस एरिया के वो राजा थे, पंजाब क्षेत्र का वो एरिया था जो कि अभी भारत और पाकिस्तान के अंदर बटा हुआ है। समझ गए? तो राइट आंसर इज सी, पोरस। उत्तरी भारत के, नॉर्थ इंडिया के अंतिम हिंदू सम्राट का नाम बताइए। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा फेमस नोन हिंदू सम्राट है जो हम एंशिएंट इंडिया के अंदर पढ़ते हैं और जिसके बाद भारत में मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हो गया था। और जैसे ही भारत में मुस्लिम इन्वेजन, मुसलमानों का आना चालू हुआ, हमने उस पार्ट को मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत की तरह देखा है। तो राइट आंसर इज हर्षवर्धन। राइट आंसर इज ए, हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। हर्षवर्धन को उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है। हर्षवर्धन वर्धन राजवंश का तीसरा शासक था जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत का अंतिम महान साम्राज्य था। कौन सा? वर्धन साम्राज्य। समझ गए? तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन। हरिहर राय जो विजयनगर एम्पायर के संस्थापक के नाम में जाने जाते हैं, कि हरिहर राय, बुक्का राय, दोनों ने विजयनगर की स्थापना करी। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर एक बड़ा साम्राज्य है
उसमें 4 डायनेस्टीज हैं, 4 वंश हैं। एक संगम, सलुवा, तुलुवा, अराविडु, ये 4 डायनेस्टीज हैं विजयनगर एम्पायर के अंदर। यह पूछ रहा है कि भैया हरिहर राय इन चारों में से किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। राइट आंसर इज ए, संगम डायनेस्टी से। राइट आंसर इज ए, संगम वंश। अब यहां पर 4 डायनेस्टीज हमारी पाई जाती हैं। एक संगम डायनेस्टी जिसकी स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने करी। 1336 से लेकर 1485 तक इन्होंने शासन किया, संगम डायनेस्टी ने। संगम के बाद सेकंड पे सलुवा डायनेस्टी जिसकी स्थापना सलुवा नरसिम्हा ने करी 1485 से 1505 तक। फिर आया तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा की स्थापना तुलुवा नरासा नायक के द्वारा करी गई 1505 से लेकर 1570 तक। फिर आती है अराविडु डायनेस्टी, तिरुमला देव राय के द्वारा, तिरुमला देव राय के द्वारा 1542 से 1646 तक। विजयनगर एम्पायर के सबसे फेमस राजा कौन है? कृष्ण देव राय हैं। कृष्ण देव राय जिनकी दोस्ती, यारी, मोहब्बत पुर्तगालियों के साथ भी थी, समझ गए? तो कृष्ण देव राय तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कृष्ण देव राय तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, समझ गए? ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे इसी के साथ साथ। इन चारों में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल दिया? इन चारों में से किसने मोहनदास करमचंद जी को महात्मा गांधी का टाइटल दिया? हमारे गांधी जी को अगर टाइटल की बात करी जाए तो गांधी जी को 2 टाइटल दिए गए हैं, एक बापू का टाइटल और एक महात्मा का टाइटल। एक बापू का टाइटल, एक महात्मा का टाइटल। बापू का टाइटल दिया सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा का टाइटल दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर महात्मा का टाइटल पूछा हुआ है। आप आंसर ए बेटा गलत लगा रहे हो, आंसर यहां पर डी करेक्ट है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, आपने जनपद्स और महाजनपद्स के बारे में पढ़ा होगा। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा। क्वेश्चन यह है कि जनपद और महाजनपद के इतिहास के बारे में जो हमें कुछ तथ्य मिलते हैं, जो निशान मिलते हैं, जो ट्रेसेस मिलते हैं, इन तीनों में से कहां से मिलते हैं? देखो, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट दोनों से मिलते हैं और साथ साथ जो वैदिक टेक्स्ट है, ऋग्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, वहां से ही मिलता है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी, ऑल इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कोसाला? कोसाला इन चारों में से कोसाला की कैपिटल क्या है? कोसाला एक वंश का नाम है, कोसाला एक साम्राज्य का नाम है, कोसाला एक डायनेस्टी का नाम है। इन चारों में से कोसाला की राजधानी क्या है? कोसाला बोल लो, कोसल बोल लो, बच्चा एक ही बात है। इन चारों में से आंसर होगा शरावती। राइट आंसर इज ए, शरावती इज द करेक्ट आंसर। शरावती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसाला या कोसल किंगडम ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। प्रेजेंट का जो यूपी का एरिया है, उस एरिया में यह कोसल साम्राज्य पाया जाता था। अब एग्जाम में आ जाए कि कोसल डायनेस्टी की स्थापना किसने करी, तो कोसल डायनेस्टी की स्थापना करी है बेटा इक्ष्वाकु ने। किसने? इक्ष्वाकु ने। इक्ष्वाकु के द्वारा कोसल साम्राज्य की स्थापना करी गई। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोसल साम्राज्य को सूर्यवंश साम्राज्य भी कहा जाता है। सूर्यवंश साम्राज्य भी कहा जाता है ना भैया? अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट साइंड द हेग ओपियम कन्वेंशन? हेग ओपियम कन्वेंशन इन चारों में से किस साल में हेग ओपियम कन्वेंशन इन चारों में से किस साल में ब्रिटिश सरकार ने उस पर साइन किया? हेग ओपियम कन्वेंशन पहली ऐसी कन्वेंशन थी, पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। समझ गए? राइट आंसर इज 1912 इज द करेक्ट आंसर।
1912 is the correct answer. International Opium Convention was the first international drug control treaty. 23 जनवरी 1912 में इसको साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार इन चारों में से किस साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा करी गई है? इन चारों में से किस साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा करी गई है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत। देखो, अगर नंदा की बात करी जाए, भाई नंदा डायनेस्टी, ठीक है, हरियाणा का डायनेस्टी, बिंबिसार, ये हमारा क्वेश्चन बेटा यहां पर करेक्ट हो जाता है, राइट। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस डायनेस्टी की स्थापना करी गई। पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरा एक बार कमेंट करके बताओ कि नंदा डायनेस्टी की स्थापना, नंदा डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर मेरा बी करेक्ट है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, पावना वीवर या पवना रिवर, रिसेंटली न्यूज में पवना रिवर पाई गई है, उसकी सफाई वगैरह को लेके एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इस नदी के बारे में न्यूज में कुछ चीज देखी गई है। यह पूछ रहा है कि इन चारों में से ये पवना नदी इन चारों में से कहां पे है? उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने, बिल्कुल बढ़िया, सारे ही ठीक हो कि महापद्मनंदा के द्वारा नंदा वंश की स्थापना करी गई। क्या आंसर दोगे बेटा इसका? सर इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसका सबूत क्या है? देखो यहां लिखा हुआ क्लियरली कि एनजीटी सेटिस्फाइड विद पवना रिवर एक्शन प्लान, डायरेक्ट आरआरसी टू फाइनलाइज टाइमलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन। पावना नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर से होकर बहने वाली प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आर्टिकल राज्यसभा के बारे में बात करता है? ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन, ये सिर्फ ट्रेन नहीं है बेटा, ये हमारी सिलेक्शन की ट्रेन है। क्या है बच्चे? ये हमारी सिलेक्शन की ट्रेन है। ये ट्रेन मैंने इसलिए लगाई है कि अभी तो ये खड़ी है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी ट्रेन में जाकर आप ट्रेन की एनटीपीसी के एग्जाम को पास करके ट्रेन की नौकरी करोगे। इसका आंसर दो। हां जी, राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है? अगर मैं आपसे संसद की बात करूं तो संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। तो राइट आंसर इज 80। राइट आंसर इज 80। चलो अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। राज्यसभा में जो लोग चुनकर आते हैं, राज्यसभा में जो लोग चुनकर आते हैं उनके इलेक्शन में आप और मैं पार्टिसिपेट नहीं करते। यह पूछ रहा है कि राज्यसभा के मेंबर को अपॉइंट करने के लिए, बार बार एक स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो मैं अपने फोन में इस पीपीटी को, फाइल को खोल के जरा क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख ही लेता हूं कि ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है जो हमारा भाई इतना परेशान हो गया, कमेंट करे ही जा रहा है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन? अच्छा, मैंने यहां पे गलती कर दी थोड़ी सी, क्या हो सकता है कि मैंने पढ़ने में गलती कर दी है, कोई बात नहीं, दोबारा चेक करते हैं बेटा एक बार। देखो, हमारे भारत में जो राज्यसभा के लोग हैं, हमारे भारत में जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को किसके द्वारा चुनकर लाया जाता है? चीफ मिनिस्टर गलत, गवर्नर गलत, प्रेसिडेंट गलत। हमारे राज्य में जो विधानसभाएं हैं वो निर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा के अंदर भेजती हैं, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। मेरे भाई ने एक बात बताई है, उसको जरा मैं एक बार क्लियर कर दूं कि अगर तो देखो, जैसे यहां पर हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, मैंने शायद गलती कर दी है पढ़ने में। हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड महात्मा गांधी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, हमने यहां पर तो सही पढ़ लिया ना कि बापू का टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने दिया, महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ आंसर को चेंज करना है। राइट आंसर इज ए। पढ़ हमने दोनों लिए थे, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो एग्जाम में ठीक करके आओगे ही, है ना, वो टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी चीजें पढ़ने में गलती हो जाती है। चलो मैंने गलती कर दी है तो मेरी गलती है, सारे बच्चे सीख लेंगे, मेरी ही गलती से सारे बच्चे सीख लेंगे। जैसे मैंने गलती करी है, आपने ऐसी गलती अपने एग्जाम सेंटर पे नहीं करनी, ठीक है ना, समझ गए हो? गलती सीखते हैं बेटा। जैसे मैंने गलती करी है, अगली बार मैं गलती नहीं करूंगा, तो मेरे को देख के आप ये गलती नहीं करेंगे। राइट, चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब एक और क्वेश्चन राज्यसभा से है कि राज्यसभा में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला के टोटल कितनी सीट्स हैं? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किस में से एक है? देखो भैया, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं? राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी है? 250 है। 250 में से 238 सीटें स्टेट और यूटी दोनों को मिला के हैं। सर यूटी कौन कौन सी है भाई? एक दिल्ली की भी सीट है ना, आपके पुडुचेरी की भी एक सीट है, जम्मू कश्मीर की भी सीट है ना। उसके बाद जो 12 बच जाते हैं वो 12 है नॉमिनेटेड। क्या है बेटा? वो 12 है नॉमिनेटेड। ये मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम। तो राइट आंसर इज 238 इज द करेक्ट आंसर। अगर प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 245, जिसमें से 233 सीटें स्टेट और यूटी के द्वारा फिल करी जा रही हैं और 12 सीटों पर नॉमिनेशन के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठे हैं। इन 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इन 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर 238 है। अगला क्वेश्चन बताओ, जो मैंने पूछा वही आ गया कि इनमें से कितने मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? इनमें से कितने मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 12 लोग 4 फील्ड में से चुने जाते हैं। एक फील्ड है आपकी लिटरेचर, एक फील्ड है बेटा आपकी लिटरेचर, एक फील्ड है बच्चा आपकी सोशल सर्विस, एक फील्ड है मेरे भाई आपकी साइंस। अब 3 बताई है मैंने, चौथी आप बता दो कौन सी है। 3 मैंने बता दी है, फोर्थ आप बता दो कौन सी है ना भैया। राइट आंसर इज 12 इज द करेक्ट आंसर। लिटरेचर यानी कि साहित्य, सोशल सर्विस समाज की सेवा, साइंस यानी कि विज्ञान। फोर्थ नंबर पे कौन सी आएगी ये आप मेरे को बताओ। फोर्थ नंबर पे आएगी, वेरी गुड, राइट आंसर इज आर्ट। राइट आंसर इज कला, आर्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 2020 के बाद लोकसभा में जो 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता था, अब लोकसभा के अंदर एक भी मेंबर नॉमिनेटेड नहीं है, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इसका आंसर दो। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब नीति आयोग है। नीति आयोग का काम क्या है? जो काम प्लानिंग कमीशन का था वही काम नीति आयोग का है। दोनों का काम था आर्थिक विकास का नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन कि भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग करना। प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स निकाल के, प्लानिंग कमीशन के तरीके से 5 ईयर प्लान निकले, प्लानिंग करी। नीति आयोग के 3 प्लान्स हैं, एक 3 साल का प्लान है, एक 7 साल का प्लान है और एक 15 साल का प्लान है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर मैं नीति आयोग की बात करता हूं तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि नीति आयोग के पहले चेयरमैन का नाम बताओ
कि नीति आयोग के पहले चेयरपर्सन या चेयरमैन का नाम बताओ, तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जब नीति आयोग का निर्माण किया गया तब नरेंद्र मोदी जी भारत के पीएम थे। आज भी नरेंद्र मोदी जी ही इसके चेयरमैन हैं। तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आइए। अगले क्वेश्चन से पहले 2 पॉइंट और पढ़ लो। एक नीति आयोग के अंदर पोस्ट होती है सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, एक होती है वाइस चेयरपर्सन की या वाइस चेयरमैन की। इन दोनों ही पोस्ट पे जिन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा भारत के पीएम के द्वारा, नीति आयोग के चेयरपर्सन के द्वारा सीईओ और वाइस चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। इस समय नीति आयोग का सीईओ कौन है? राइट आंसर इज बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। वहीं पर श्री सुमन बेरी इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग की स्थापना कब करी गई? देखो, अगर नीति आयोग की स्थापना की बात करी गई है तो पहले हम प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब करी गई थी। सर 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी गई थी। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो भाई नीति आयोग की बात 1 जनवरी 2015 को करी गई है। ध्यान रखेंगे इस बात को। प्लानिंग कमीशन ने कितने 5 ईयर प्लान निकाले हैं? सॉरी, प्लानिंग कमीशन का आखिरी 5 ईयर प्लान था 12th 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन ने टोटल 12 5 ईयर प्लान निकाले हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इज 1 जनवरी 2000। ये तो गलती की हुई है इसके ऑप्शन में ही, है ना भाई। सी करेक्ट है हमारा, यहां पर गलती 2025 लिख दिया है, ये 2015 होगा। तो राइट आंसर इज सी कि 1 जनवरी 2015 इज द करेक्ट आंसर। हमारा सी करेक्ट है, सी। यहां पर ऑप्शन में गलती हो गई है, दिस इज 1 जनवरी 2015। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। यह क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स का है। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का हमने किया था इससे पहले, जो पावना नदी वाला क्वेश्चन किया था वो भी करंट अफेयर का था। ठीक है, अब यह पूछ रहा है कि करंट अफेयर में रिसेंटली एक फेल्केटेड डक, बाज बतख उसे हिंदी में कहते हैं, बाज बतख या फेल्केटेड डक, रिसेंटली इन चारों में से एक नेशनल पार्क में उसको देखा गया। तो इन चारों में से कौन से नेशनल पार्क में इसको देखा गया? सर इसको देखा गया दिल्ली एनसीआर के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। इसको देखा गया सर जी दिल्ली एनसीआर के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। यह आपकी फेल्केटेड डक है, समझ गए क्या कह रहा है ये? सुल्तानपुर संडे साइट, बाइकाल टील और फेल्केटेड डक को कई सालों के बाद दिल्ली एनसीआर में देखा गया है, समझ गए। नेक्स्ट, इनमें से संविधान का कौन सा पार्ट पंचायत की बात करता है? इनमें से संविधान का कौन सा पार्ट पंचायत की बात करता है? क्या लगता है आपको कि इनमें से पंचायत वाला पॉइंट कहां डाला जाएगा? इनमें से पंचायत वाला पॉइंट कहां डाला जाएगा? देखो, अगर पार्ट 20 की बात करूं, ये क्या है? ये पार्ट 20 है। इसमें आर्टिकल 368 है जो संविधान के संशोधन की बात करता है, जो संविधान के संशोधन की बात करता है। यह पार्ट 15 है। पार्ट 15 चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात करता है। आर्टिकल 324, 10, 5, 16, 17, 18, ये पार्ट 18 है। पार्ट 18 इमरजेंसी की बात करता है। पार्ट 18 इमरजेंसी की बात करता है। इमरजेंसी की बात आर्टिकल 352 से लेकर 360 में करी गई है। कहां से बोरो किया इमरजेंसी के प्रोविजन को? जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी के प्रोविजन को बोरो किया गया। पार्ट 9 पंचायत की बात करता है। पार्ट 9 पंचायत की बात करता है। पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। पार्ट 9A
म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। ये सारी बातें जैसे मुझे आती है ना, आपको भी ये सारे पॉइंट बेटा वैसे ही आने चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको भी ऐसे ही आने चाहिए जैसे मुझे आते हैं। समझ गए? तो राइट आंसर इज ए। ठीक है भैया। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर मुझे पता है, इस स्लाइड पर था, मैं कल देख रहा था कि पार्ट 9 पंचायत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 में ए से लेकर ओ तक पंचायत की बात करी गई है, ओ के बाद नगर पालिका की बात करी गई है। बाकी सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य में हमें पंचायती राज सिस्टम देखने को नहीं मिलता? याद नहीं रहता सर, वही तो प्रॉब्लम है बेटा। याद नहीं रहने का दिक्कत यह है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, या आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई को बर्डन लेके चल रहे हो। ठीक है, पढ़ाई को बर्डन लेके मत चलो, पढ़ाई को अपना मित्र बनाओ, पढ़ाई को अपना दोस्त बनाओ। यही पढ़ाई है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल अगर ये पढ़ाई ठीक से कर ली तो पूरी जिंदगी यही आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड बनेगी, यही आपको नौकरी दिलाएगी। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं तो पूरे दिन में आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन पढ़ाई को कोस भी रहे हो। बेटा पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई से प्यार करो, तो पढ़ाई फिर आपसे प्यार भी करेगी। राइट आंसर इज नागालैंड। राइट आंसर इज नागालैंड। यहां पढ़ेंगे जरा एक बार क्या कह रहा है मुझे ये पॉइंट मुझे समझा रहा है कि पंचायती राज सिस्टम पूरे भारत में लगा हुआ है, लेकिन नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में पंचायती राज सिस्टम नहीं पाया जाता। नागालैंड में नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट अपना पर्सनल है, तो नागालैंड में जो लोकल गवर्नमेंट है वो नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा काम करती है, पंचायती राज के द्वारा काम नहीं करती। समझ गए? नेक्स्ट, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चारों में से कहां पे है? शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चारों में से कहां पर है? जल्दी बताइए भैया क्या आंसर होगा? आता है आपको? हाँ जी, वेरी गुड। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज शिकारी देवी सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश। एक बच्चा पूछ रहा था बार बार, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, कि पंचायत डे या पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे साल में, पूरे देश के अंदर मतलब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तोपचंची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोपचंची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चारों में से कहां पे है? राइट आंसर इज झारखंड। राइट आंसर इज झारखंड। अब इसका तो आंसर हमारे सामने ही आ गया कि तोपचंची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चंची सेंचुरी झारखंड में है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, कोडाई कनाल जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का, कोडाई कनाल जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का, जरा बताइए बेटा एक बार कि कोडाई कनाल हिल स्टेशन इन चारों में से किस पहाड़ी पर पाया जाता है? राज्य की बात होती तो आंसर आसान होता है ना, राज्य की बात हो तो आंसर आसान होता है, लेकिन यहां पर पहाड़ी का नाम पूछ लिया है, तो पहाड़ी के नाम पर क्या करेंगे? राइट आंसर इज पलनी हिल्स। राइट आंसर इज ए, पलनी हिल्स इज द करेक्ट आंसर। जरा पढ़ेंगे इसके बारे में। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में जो एरिया है पलानी पहाड़ियों पर पाया जाता है। राइट आंसर इज पलानी पहाड़ियां जो कि आपके तमिलनाडु में है। समझ गए? नेक्स्ट अगला आइए, इनमें चारों में से किसको न्यू एलुवियल सोइल या न्यू एलुवियल डिपॉजिट कहा जाता है?
हमने एलुवियल सोइल के बारे में पहले पढ़ा है, लेकिन यह क्वेश्चन उससे अलग है। जितनी भी नदियां हैं जो ऊपर से अपना सामान, मतलब ऊपर से मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर आती हैं, नदी से लेकर आती हैं, कहीं कहीं से लेकर आ रही हैं, जब वो ऐसे की जगह ऐसे एरिया पर आ जाती हैं तो पानी तो आगे बह जाता है, अपने साथ नदी के किनारे पे वो मिट्टी को एकत्रित कर देती है, मिट्टी को इकट्ठा कर देती है। तो मिट्टी के जो बिल्कुल पास वाला एरिया है, मिट्टी के जो बिल्कुल पास वाला एरिया, उसको बोलते हैं खदार, उसे बोलते हैं खादर, या कोई बोलता है खदार। ये एलुवियल सोइल का सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये एलुवियल सोइल का सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको न्यू एलुवियल सोइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नदी बहती रहेगी और अपने साथ नई जलोढ़ मिट्टी लाती रहेगी। राइट आंसर इज सी। तो पहले पहले क्या होता है, नदी निकलती है तो भाबर, तेराई, भंगार और खदार। भंगार खदार को मेजर एलुवियल सोइल कहा जाता है, तो खदार को न्यू एलुवियल सोइल और भंगार को ओल्ड एलुवियल सोइल कहा जाएगा। भंगार को ओल्ड एलुवियल सोइल कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन चारों में से किसको ग्रीन मैन्यूर कहा जाता है, हरी खाद कहा जाता है? इन चारों में से वो कौन सा पौधा है जिसको ग्रीन मैन्यूर की तरह, ग्रीन फर्टिलाइजर की तरह मिट्टी के न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है? एक भाई राजेश पंडित कह रहा है कि मार्च से अब तक हम सर आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ सीखा आपसे। भाई पहले तो थैंक यू सो मच राजेश भाई। दूसरा, अब अगर मार्च से जुड़ा हुआ है तो इस बार जो भी एग्जाम होगा 2025 में, उसको बेटा निकालना जरूर है कि अगर तूने मार्च से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और अगर तेरा एग्जाम नहीं निकला तो तेरा तो दुख है और मेरी बेइज्जती है ना? तो मेरी इज्जत बचा लियो और एग्जाम इस बार निकाल दियो, ठीक है मेरे भाई? क्या आंसर देंगे इसका? राइट आंसर इज सन हेम्प इज द करेक्ट आंसर। सन हेम्प इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। शेर पूंछ वाला मेकाक, लायन टेल्ड मकाऊ, लायन टेल्ड मकाऊ है ना? लायन टेल्ड मकाऊ एक बंदर की प्रजाति है जो कि बड़ा सा विशाल बंदर होता है, काले रंग का। यह पूछ रहा है कि भैया शेर पूंछ वाला मेकाओ इन चारों में से कहां पाया जाता है? शेर के पूंछ वाला मकाओ कौन होता है सर? ये कौन होता है? देख भाई, ये होता है, दिस इज द वन। शेर की पूंछ वाला बंदर की बाहर निकल आए तो हाथ ही खा जाए मेरा। क्या हाल है भाई साहब, क्या हाल है ना? तो शेर की पूंछ वाला बंदर यानी कि मेकाक, जिसको मेकाकी सिलिनस कहते हैं, जिसको मेकाका सिलिनस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में। ये सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, समझ गए? वेस्टर्न घाट्स इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखा है? पश्चिमी घाट इज द करेक्ट आंसर। यहां पर डी क्यों दिया हुआ है? आंसर मेरा बी होगा। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर कितने राज्यों के साथ शेयर करता है? देखो भैया, ऐसा है, तुम मेरे साथ मार्च से हो, अप्रैल से हो, मई से हो, अभी परसों से हो। हम सबका जो फोकस है, क्या है बेटा? हम सबका जो फोकस है वो सिर्फ एक ही है कि 2025 में हमारे सामने एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं, हमारे सामने रेलवेज के सारे एग्जाम्स हैं, इसके अलावा अदर एग्जाम्स भी काफी सारे और होंगे। 2025 के अंदर टारगेट बनाकर चलना है सिलेक्शन का। क्या करना है बेटा? टारगेट बनाकर चलना है सिलेक्शन का। फालतू की बातें, फालतू की शेरो शायरी, फालतू का नाच गाना ना मैं क्लास में करता हूं और ना आप मुझसे कभी एक्सपेक्ट करना कि सर आएंगे, शेर सुनाएंगे, फालतू की मोटिवेशन करेंगे। ये सब मेरी क्लास में नहीं होता। जो लोग करते हैं उनका अपना जोनर है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं, ठीक है? हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। तो जिन बच्चों का फोकस बिल्कुल मेरी तरह एग्जैक्टली सेम है कि बच्चों को पास करा के सिलेक्शन दिलवाना है, एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सिलेक्शन लिख देना। पता लग जाएगा मुझे कितने बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सारे के सारे बच्चे बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में सिलेक्शन लिख देना, पता लग जाएगा। एमपी 5 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एमपी 5 राज्यों के साथ। 5 राज्य कौन कौन से हैं आओ जरा यहां देख लेंगे मैप में। एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान,
चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा छत्तीसगढ़। झारखंड से नहीं कर रहा, ध्यान रखेंगे, झारखंड से नहीं करता, बात ध्यान रखेंगे ये वाली, समझ गए। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चा रिकॉर्डिंग भी देख रहा है, आप भी क्लास के नीचे कमेंट करो सिलेक्शन। अगर मुझसे कुछ और चाहते हो कि सर ऐसा कर दो क्लास में, वो भी लिख दो, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा और जाकर देखूंगा कि आप क्या चाहते हो मुझसे, ठीक है। इन चारों में से वो कौन सी कम्युनिटी है, कौन सा समुदाय है जो मेजरली शहरों में रहते हैं, जो मेजरली शहरों में रहते हैं। और ये सिलेक्शन आपने मेरे लिए नहीं लेके आना, आपने सिलेक्शन किसी और के लिए भी नहीं लेके आना, आपने सिलेक्शन अपने लिए और अपने माता पिता के लिए लेके आना है। हम जब सपना देखते हैं ना, पापा को बोला पापा यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो सपना सिर्फ आपका नहीं है, वो सपना ऑटोमेटिकली पापा मम्मी भाई बहन सबका हो गया कि हमारा भाई यूपीएससी निकालेगा, एसएससी निकालेगा, रेलवे निकालेगा, स्टेट पीसीएस निकालेगा, तो सपना पूरे घर का हो गया। तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी है उस सपने को पूरा करने की। अगर आपने आज ये सपना पूरा नहीं किया तो भाई साहब फिर जिंदगी में कभी सपना पूरा नहीं कर पाओगे कोई भी। तो जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए पागल हो जाओ, पागल। राइट आंसर इज डी। मतलब ऐसा हो जाओ कि लोग बोल रहे हैं कि लड़का बावला हो गया है, शेव नहीं कराता, कटिंग नहीं कराता, सिर्फ पढ़ता रहता है। ये करना पड़ेगा, ये समझ गए। चलो नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहां है? देखो, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है नया श्री विजयपुरम। इसका नाम चेंज किया गया है नया श्री विजयपुरम, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? अगर मैं अंडमान बनाऊं तो ये मेरा नॉर्थ अंडमान, ये मेरा मिडिल अंडमान, ये मेरा साउथ अंडमान। यहां पर कहीं पर पोर्ट ब्लेयर है, यहां पर कहीं पर पोर्ट ब्लेयर जिसका नाम है श्री विजयपुरम नया। तो साउथ अंडमान में हमें, साउथ अंडमान में हमें क्या देखने को मिलता है? पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलता है। यहां पर क्या है? ये हमारा लिटिल अंडमान है। दिस इज व्हाट? दिस इज लिटिल अंडमान। यहां पर क्या है? ये हमारा कार निकोबार है। दिस इज व्हाट? दिस इज कार निकोबार। तो कौन सी लाइन साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड कर रही है? डंकन पास, डंकन पास या डंकन पैसेज साउथ अंडमान लिटिल अंडमान को डिवाइड करती है, समझ गए। इसके नीचे एक और लाइन, कौन सी लाइन लिटिल अंडमान और कार निकोबार को डिवाइड करती है? 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो क्या लगाऊं? साउथ करेक्ट हो गया। आ जाओ भैया, नेक्स्ट आ जाओ। लेक मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, तो लेक मानसरोवर के पास से इन तीनों में से कौन सी नदियां निकलती हैं? लेक मानसरोवर के पास से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? देख भाई, हमारी जो ये कैलाश रेंज है, हमारी जो ये कैलाश रेंज है जो कि तिब्बत में है, ठीक है। कैलाश रेंज से एक नदी इंडिया में यहां एंटर कर रही है, एक नदी यहां जा रही है और एक नदी यहां से निकल रही है। यह है इंडस, यह है ब्रह्मपुत्रा और यह है सतलुज। तो तीनों ही मानसरोवर लेक के पास से निकल रही हैं। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। इंडिया की दूसरे नंबर की लार्जेस्ट नदी का नाम पूछ रहा है। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी या उस नदी का नाम बताओ जिसका सबसे सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा बेसिन इंडिया का। ये भैया सिंपल क्वेश्चन है बहुत, इसमें गलती मत करना। वेरी गुड, राइट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी दक्षिण गंगा की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये साउथ इंडिया की
लॉन्गेस्ट नदी है? गोदावरी। गोदावरी किस राज्य से निकलती है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, गोदावरी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? जरा ये बताइए मुझे आप। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट 31st क्वेश्चन। इन चारों में से भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है? भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है, सबसे कम योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो इन चारों में से सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है? सर 60% के आसपास है। कितना है भैया? सर 60% के आसपास है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? सर सनराइज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सनराइज इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर जो एकदम से पनपना चालू हुआ है, जिसकी एकदम से डेवलपमेंट चालू हुई है, जिसकी एकदम से डेवलपमेंट चालू हुई है। तो इनमें से कौन सा है? देखो, डेयरी पुराना हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक टाइम पे सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता था, है ना, राइजिंग इंडस्ट्री कहा जाता था। लेकिन अब यह इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। भारत में इस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, यानी कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, भारत में जो कार बनाने की, कार को बेचने की इंडस्ट्री है, वो सनराइज इंडस्ट्री कहलाई जाती है भारत में। 33rd क्वेश्चन, भारत ने अपने देश में आजादी के बाद पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस साल में लॉन्च करी? भारत की पहली औद्योगिक नीति कब शुरू हुई? आर्टिकल बोल रहा हूं, साल 1948 में भारत ने आजादी के बाद अपनी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया था। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के नाम से, 1948 के नाम से। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी was announced on 6th April 1948. It was presented by डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि श्याम प्रसाद मुखर्जी जी उस समय के भारत के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। यह भी एग्जाम में आ सकता है कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसके द्वारा रिप्रेजेंट करी गई थी? राइट आंसर इज श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला 5 ईयर प्लान, भारत के पहले 5 ईयर प्लान इन चारों में से किसके बेस पर था? एक बच्चे का डाउट है, सर मेरा डाउट है कि करंट अफेयर 2025 के पढ़ने हैं क्या? क्योंकि एग्जाम के पेपर तो बन चुके होंगे। बेटा पहली बात तो यह कि एग्जाम के पेपर नहीं बने होंगे अभी तक। 2025 के डेली के करंट अफेयर पढ़ लिया करो, नहीं तो मेजरली इंपॉर्टेंट तो मैं ही करा देता हूं, नहीं तो मेजरली तो बेटा मैं ही करा देता हूं। ठीक है, तो डेली के करंट अफेयर पढ़ लो, लेकिन मेजर ध्यान 2024 के करंट अफेयर पर देना है और 2023 के लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने, लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं। भारत का जो पहला 5 ईयर प्लान है, जो भारत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से लेकर 56 तक, उसे कहते हैं हेरोड डोमार मॉडल। भारत का जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, जिसे कहते हैं महालनोबिस मॉडल, 1956 से लेकर 1961 तक। भारत का जो थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 से लेकर 1966 तक, जिसे कहते हैं गदगिल योजना, जिसे कहते हैं गदगिल योजना। पहले प्लान में एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव रखा गया था। दूसरे प्लान में इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करी गई थी। गदगिल योजना में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही बढ़ाने की बात करी गई थी। पहले प्लान में केवल एग्रीकल्चर, दूसरे में केवल इंडस्ट्री और तीसरे में इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों को साथ में लेके चलने की बात करी गई। ठीक है ना, चलिए, तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए, 35वां क्वेश्चन बेटा। इनमें से किस बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
इन चारों में से किसको आईबीआरडी के नाम से जाना जाता है? आईबीआरडी की स्थापना 1944 में करी गई थी। आईबीआरडी की स्थापना 1944 में करी गई थी। देखो ये ना आईबीआरडी का लोगो है, ये आईबीआरडी का लोगो है। आईबीआरडी का लोगो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जहां पर यहां लिखा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, लेकिन इसके लोगों के पता बीचों बीच क्या लिखा हुआ है? इसके लोगों के बीचों बीच लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक। इसके लोगों के बीचों बीच लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक को ही आईबीआरडी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएमएफ की स्थापना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 मुंबई में है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया मेरे ख्याल से साइंस का होगा। हां जी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द टोटल एनर्जी इन अ क्लोज्ड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट? क्या कहा जाता है अगर कोई, आज हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे, 50 नहीं करेंगे। जो मेरा मिलिट्री एक्सरसाइज का टॉपिक है वो मैं कल करा दूंगा, क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है, ठीक है। कहते हैं कि अगर एक क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी है तो वो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते। जैसे एक नदी बह रही है, जब नदी बह रही है तो नदी के पास एक काइनेटिक एनर्जी है। जब काइनेटिक एनर्जी नदी के पास है तो नदी की पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, लेकिन जैसे ही नदी प्लेन के एरिया में आ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिर जाएगी। एक पेड़ के ऊपर सेब लटका हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी और पेड़ गिर जाएगा तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमेशा एनर्जी कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। ये हमारा क्या कहता है? ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में समझाया जाता है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी कि वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, वी कैन कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, बट वी कैन नॉट डिलीट द एनर्जी। समझ गए? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इकोसिस्टम में हम जो एनर्जी फ्लो देखते हैं, इकोसिस्टम में हमारी जो फूड चेन बनती है कि पहले पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को जिराफ खाएगा, है ना, या पेड़ पौधे को हर्बीवोरस खाएंगे, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएंगे, फिर सेकंड लेवल के कार्निवोरस खाएंगे। कि पहला पेड़ एनर्जी ले रहा है फोटोसिंथेसिस से, जो कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खा रहे हैं तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो जो एनर्जी है वो एक लेवल पे चल रही है। जो एनर्जी है बेटा वो साइक्लिक नहीं चल रही है, उसका आवन जावन नहीं हो रहा है, उसका आना जाना नहीं हो रहा है, वो एक ही लेवल पर चल रही है। तो राइट आंसर इज यूनिडायरेक्शनल। राइट आंसर इज ए। समझ गए? अगला क्वेश्चन। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इन चारों में से किस रूप के अंदर पाई जाती है, किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है? बोलो भैया क्या आंसर होगा? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बच्चा पूछ रहा है, तुझे नहीं पता? पहले तो मुझे जानकर दुख हो रहा है कि तेरे को आरबीआई की फुल फॉर्म नहीं पता। बता देता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आंसर है इसका? सर N2। राइट आंसर इज ए, N2।
The predominant form of nitrogen in the atmosphere is D-nitrogen, that is N2, which makes up about 78% of the atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है ना भैया? चलो 39, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी? हम अल्फा, गामा, बीटा, एक्सरे, यूवी, इन सब रेस के बारे में पढ़ते हैं, रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। यह पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी इन चारों में से किस रेस के अंदर पाई जाती है? पता होगा बेटा आप लोगों को। राइट आंसर इज गामा। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्राइमरी कॉज इन चारों में से क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का इन चारों में से प्राइमरी कॉज क्या है? क्या लगता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। हमारी धरती पे ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस गर्मी को एब्जॉर्ब करती हैं, जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी धरती पर उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी के बढ़ने से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, एंटार्क्टिका पिघल जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, सब मर जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी, है ना भैया? तो आज हम 40 क्वेश्चन पर ही बात को रोकेंगे, ठीक है? टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि इस संडे को मैं आपके एनटीपीसी, आपके आरपीएफ और आपके ग्रुप डी, इन तीनों के एग्जाम के लिए, साथ में एसएससी का भी आपका कोई एग्जाम है, तो इस एग्जाम के लिए हिस्ट्री की मैराथन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? हिस्ट्री की मैराथन ले रहा हूं। तो संडे को शाम को 5 बजे, संडे को शाम को 5 बजे हिस्ट्री की मैराथन आप लोगों के लिए ली जाएगी। जिन जिन की इच्छा हो हिस्ट्री के बारे में पढ़ने का, हिस्ट्री के 2 घंटे पढ़ने का, 3-4 टॉपिक कवर करने का ट्राई करूंगा, तो आप मेरे साथ हिस्ट्री की मैराथन में जरूर जुड़े। आप मेरे साथ हिस्ट्री की मैराथन में जरूर जुड़े। अभी हिस्ट्री की ले रहा हूं, फिर पॉलिटी की लूंगा, ज्योग्राफी की लूंगा, इकोनॉमिक्स की लूंगा, स्टैटिक जीके की लूंगा, फिर दोबारा से ऐसे जब तक एग्जाम नहीं होगा मैराथन लेता रहूंगा, ठीक है? तो संडे को शाम को 5 बजे आ जाना सारे बच्चे। कल भी क्लास होगी 6 बजे, ये मत सोचना कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? इसमें से आपसे एक बात मैं करना चाहता हूं, को पता होगा, संडे को हमारा एक स्पेशल सेशन भी है। संडे को हमारा एक स्पेशल सेशन भी है। संडे को जीडी के बच्चों के लिए महादंगल कराया जा रहा है। एक तरफ जीएस के आशुतोष सर, एक तरफ रीजनिंग के अतुल सर, ये दोनों मिलके महादंगल करेंगे जीडी का 19 जनवरी शाम को 7 बजे। तो 19 जनवरी शाम को 5 बजे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद इस महादंगल में चलेंगे। तो पहले आपने 5 बजे मेरी क्लास में आना है, फिर उसके बाद 7 बजे आप और मैं दोनों महादंगल में चलेंगे। इस बार महादंगल में हमारी पूरी टीम जा रही है, और महादंगल में ही मैं अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। बहुत बड़ी बेटा एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं एनटीपीसी के बच्चों के लिए। तो 5 बजे हिस्ट्री की मैराथन लूंगा संडे को, और उसके बाद 7 बजे महादंगल में चलेंगे और जबरदस्त इंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। लेकिन पहले आप लोगों ने संडे को 5 बजे हिस्ट्री की मैराथन अटेंड करनी है, फिर यहां पर जाना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय। चलिए।